नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी से रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान हम निकालेंगे। तो आइए हरियाणा के पंचायत की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की पंचायत में आज बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत होगी। सबसे पहले हम खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में सरकार की सख्ती से लिंग जांच गिरोह पड़ोसी राज्यों की वजह अब विदेशी धरती पर भी सक्रिय हो गया है। बेटी की चाहत इस कदर यहां पर परवान चढ़ रही है कि प्रदेश की महिलाएं नेपाल, श्रीलंका, यहां तक कि थाईलैंड जाकर अब लिंग जांच करा रही हैं। और इसकी वजह और कोई नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पड़ोसी राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में लिंग जांच करवाने वाले सेंटर्स के खिलाफ लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। और अब यही वजह है कि महिलाएं विदेशी धरती में लिंग जांच के लिए हरियाणा के लोगों के लिए अब सबसे पसंदीदा जगह अब नेपाल हो गई है। सरकार के पास इसका इनपुट है, लेकिन विदेश में जाकर इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार सक्षम नहीं है। सूत्रों की माने तो नजदीक और सस्ता होने के कारण लोग ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होकर नेपाल के पोखरा जा रहे हैं। यहां 5,000 रुपए में लिंग जांच किया जा रहा है, जबकि लिंग जांच के नाम पर गिरोह के सदस्य 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली भी कर रहे हैं। श्रीलंका और थाईलैंड तक ले जाने के लिए लिंग जांच गिरोह दंपतियों से 30,000 से 3 लाख रुपए तक ले रहे हैं। और आज हम इसी मसले पर हरियाणा की पंचायत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भारत में इस तरीके से सख्त कानून है और एसटीएफ की भी अब नज़र है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी ये जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और लिंग जांच करने वाले सेंटर्स पर छापे मारे जा रहे हैं। एक्शन मोड पर सरकार है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह के मामले अब जो निपटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब जो दंपत्ति हैं, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, वो विदेश की धरती पर जाकर लिंग जांच करवा रही हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी लिंग अनुपात को लेकर जो 8-10 महीने में हमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे हर ज़िले में हमने कोई ना कोई कार्रवाई की है, सतर्क किया है सभी को, और हमारा जो लिंग अनुपात है वो आज के दिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मदर मोर्टालिटी रेट जो बहुत ज़्यादा थी पिछले 8 महीनों में काफ़ी कम हुई है और हम इस पे काम जारी रखेंगे। ये नहीं है कि हम बैठ गए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर और बेहतर काम करने का हमेशा हमारा प्रयास रहता है। और आगे चल के जो आप देख रहे हैं रेशो जो गर्ल वर्सेस बॉय आज के दिन ऊपर आया है वो और भी बेहतर होगा। If you ask me for it, I'll get it from my department and give it to you. When it comes to, if you're asking me in English, when it comes to sex ratio of children, it is done every 2 months also, and then you make an aggregate of the year. That's how you come down to how much what the actual ratio is. So when you talk about it, 1 month you will be down, 1 month you'll be up. So you have to make an aggregate and an average, and only then do you come to the real data. हाँ जी। कुछ क्योंकि पीछे ये भी सुनने में आया था कि कुछ एमटीपी सेंटर्स पर भी कार्रवाई की, रिवर्स ट्रैकिंग की जा रही थी, और इसको लेकर क्या कुछ सीएमओ से भी हमने जवाब मांगा है और कुछ आशा वर्करों? नहीं, हमने बेसिकली ये कहा था कि कुछ थे बच्चे, देयर वर सम अबॉर्शंस दैट टुक प्लेस, एंड हमने कहा था कि अबॉर्शंस कहाँ किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, कोई मेडिकल रीज़न था इसके पीछे। तो हमने हर गर्भवती महिला के साथ कोई ना कोई आशा वर्कर्स लगाई हुई है, ताकि आगे चल के अगर जब उनको पता चलता है वो गर्भवती है, उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है उसके लिए भी, और अगर कोई हादसा होता है बच्चे के साथ या अगर कोई मेडिकल अबॉर्शन करवाना हो पड़ सकता है तो हम उसके लिए
रीजनिंग चाहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्या माँ की जान को खतरा था या उन्होंने किसी और तरह से, तो हमारी ये काम जारी है। और लगभग 1100 केसेस थे मैम जिनकी शायद रिवर्स। हाँ जी, तो वी बीन डूइंग रिवर्स ट्रैकिंग ऑफ बोथ के, और फिर आशा वर्कर से पूछा जाता है कि फिर आप थे क्या उनके साथ, कि क्यों ये अबॉर्शन हुआ। तो बहुत से केसेस हैं जो सही भी थे और कुछ केसेस ऐसे निकले जिनका कोई जवाब नहीं था, उन पे एक्शन लिया जाए। देखिए, ये बड़ा संगीन मुद्दा है। हमारे हरियाणा की जो बेटियां हैं उसके ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हरियाणा की सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और मोदी सरकार ने भी बहुत दावे किए थे, लेकिन जहां तक ये समस्या का संबंध है, भ्रूण हत्या या इसका जो सब चीज़ देखी जा रही है, उसमें अगर किसी दूसरी कंट्री से लोग इस तरह का काम करके और हरियाणा के अंदर इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें कार्रवाई को रोकना जो है वो हरियाणा सरकार के अधिकारियों की जिम्मेवारी है और हरियाणा सरकार के हेल्थ मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। और इसके अंदर इनको फौरी तौर पे संज्ञान लेना चाहिए और इसको रोकने के लिए जो है पूरे कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। और चलिए अब इस विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक खास पैनल हमारे साथ है। निर्मल कौर जी हैं जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, इसी के साथ ही परप्रीत बराड़ जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वंदना चौधरी जी हैं जो जेंडर एक्सपर्ट हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज़ स्टेट पर और मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं रुख करूँगी परप्रीत बराड़ जी आपका, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, चाहे हम शहर की बात करें चाहे ग्रामीण स्तर पर बात करें। और जब इस तरीके के हम मामले देखते हैं, चाहे भ्रूण परीक्षण हो चाहे गर्भपात की बात हो, इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मानसिकता। क्या बेटी पाने की चाह इस कदर बढ़ गई है कि महिलाएं अब सीमा पार जाने को भी तैयार हैं? किस तरह की मानसिकता इस समय समाज में, इसलिए महिलाएं और पूरा परिवार, पूरा समाज इस तरीके का कदम उठाता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि इतने हार्ड लॉज हैं हमारे यहाँ पे, इतना सख्त कानून है, इसके बावजूद भी ऐसी इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। इसके मेरा मानना है कि इसके मेन 4 रीजंस हैं। जो सबसे पहला रीजन ये है कि हमारी जो सोशल सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है जो सरकारों ने बना रखा है, वो बहुत वीक है। और सेकंड जो रीजन मैं मानती हूँ कि ये एक डॉरी सिस्टम है। ये डॉरी सिस्टम हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद जी हम लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल कहाँ होता है। आई एम सॉरी, लेकिन आज की डेट में भी अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो अपना रेट तय करते हैं। देखो जी, हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाते वक्त हमारे ऊपर इतने पैसे लगाए, अब लड़की वालों को उसका रिटर्न करना पड़ेगा एज अ डॉरी के रूप में, है ना। तो वो लड़के चाहे किसी भी एजुकेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे समाज में है, लेकिन डॉरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और जो तीसरा रीजन मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हम किसी लड़की के ऊपर, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर अगर खर्चा करते हैं, एंड ऑफ द डे वो किसी की डॉटर इन लॉ होने जा रही है, किसी की बहू होगी। तो अगर किसी की बहू होगी तो वो नहीं चाहते कि किसी लड़की के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर इतना खर्चा किया जाए और पाल पोस के दूसरे घर में वो चले जाए। और चौथा रीजन जो दैट्स वेरी पेनफुल और सैड है, जो हमारा वो रिलीजियस रीजन है। अगर हम पिछले एक रिसर्च करा है एक कंपनी ने, उसके डाटा से उठाए जाएं, उन्होंने 2000 से लेकर के 2019 तक एक सर्वे किया था, जिसमें ये पाया था कि कौन कौन से पर्टिकुलर जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो इस फीमेल इन्फेंटिसाइज और फर्टिसाइज में बिलीव करते हैं और भ्रूण हत्या करते हैं। उसमें बड़े दुख से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि 78% जो है हिंदू धर्म में ये मतलब प्रैक्टिस करी जाती है। और हिंदू धर्म, मैं भी हिंदू सिख धर्म से आती हूँ, हिंदू धर्म वही धर्म है जहाँ पे मंदिर में हम देवी के रूप में
औरतों को, माताओं को पूजा करते हैं, मंदिर से बाहर आते ही वो हमारे लिए काम, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की हो जाती है। तो ये बहुत सोशल जो हमारी माइंड सेट है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे लगता है कि इन इन ये जो माइंड सेट है, इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इतने हार्ड जो लॉस हैं, उनके होने के बावजूद भी हम लोग ये इसकी वी आर नॉट गेट रिड ऑफ दिस। तो इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर सामाजिक स्तर पर एक बड़े जागरूकता अभियान की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है, सामाजिक स्तर पर आप काम करती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। 2025 में आज हम आ चुके हैं, लेकिन मानसिकता वही बहुत पुरानी है। और सबसे प्रमुख वजह जो ये है, जो आपने हमें जानकारी दी है, कि जिस तरीके से दहेज के केसेस आते हैं, और अभी हमने हाल ही में देखा था किस तरीके से दहेज की वजह से एक बेटी को जिंदा जला दिया गया था, और ये मामले लगातार सामने आते रहते हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी, वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, इस तरीके के मामलों को लेकर आप क्या कहती हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि सख्त कानून है, तमाम तरीके के प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन होड़ इस कदर बढ़ गई है, या सामाजिक दबाव हम ये कह सकते हैं, कि अब दंपति विदेश में जा रहे हैं, अब वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, और सबसे प्रमुख जो स्पॉट बन चुका है वो अभी श्रीलंका बन चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि आज की डेट में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद भी, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होने के बाद भी, ये भ्रूण हत्या रुक ही नहीं रही है। तो एक मेजर क्वेश्चन जो यहाँ उठता है वो ये उठता है, क्या अकेला लॉ इस चीज को बदल सकता है? क्या हम इस चीज को सिर्फ एक लीगल एक्शन से ही रोक पाएंगे, या हमें कुछ एक ऐसी मिक्स अप्रोच की जरूरत है यहाँ पे, जहाँ गुड एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, विमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, जो लॉ के साथ मिला के अगर हम बढ़ाएं चारों तरफ से, तो शायद हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। तो ये सिर्फ एक लीगल प्रॉब्लम नहीं है, एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट एक माइंडसेट चेंज करने की तरफ की भी, एथिकल इश्यूज की भी प्रॉब्लम है। तो हमें शायद इस चीज को एक और नजरिए से देखने की जरूरत है, जहाँ सारी फील्ड है, जैसे कि आप मीडिया में ये उठा रहे हैं, तो बहुत ही एक अच्छा एक्शन रहा ये, ठीक है। मीडिया आए, एकेडमिशियंस आए, ये सब अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज होके अगर एक समस्या का समाधान ढूंढेंगे, तो शायद थोड़ा सा अकेले पड़ जाएंगे इस लड़ाई में। हमें सबको एक मंच पे आने की जरूरत है। बिल्कुल, और एक मंच पर आने के साथ साथ सबको एक साथ आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। बने रहिएगा वंदना जी आप हमारे साथ निमृत जी भी जुड़ी हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं निर्मल कौर जी। निर्मल जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार किए जा रही है, और सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। आप खुद सिस्टम का हिस्सा रही हैं, आपने देखा है किस तरीके से कार्रवाई होती है। क्या कहीं पर कुछ कमी रह गई है, इस वजह से इस तरीके के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? देखिए, जो इस तरह के सामाजिक इश्यूज हैं, ये एक सामाजिक व्यथा है, ये एक कोई क्रिमिनल या राजनीतिक व्यथा नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। इसका हल तो समाज में ही खोजना पड़ेगा। अब लड़की के साथ इतनी सारी लायबिलिटी जुड़ी है, लड़की को दहेज देना पड़ता है, लड़की को आप प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते क्योंकि वो परंपरा नहीं है। देखिए, दहेज का दूसरा पहलू तो लड़की का बराबर जमीन जायदाद में हिस्सा भी है। तो पुराने जमाने की बात है कि लड़कियों को दहेज दिया जाता था क्योंकि वो शादियों को दूसरी जगह जाती थी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जैसे जमीन थी, मकान था, वो उनको नहीं दिया जाता था क्योंकि वो अचल संपत्ति थी। चल संपत्ति में कुछ सोना या जो भी चीजें, कपड़ा, फर्नीचर, गहना लत्ता, कपड़ा, उनको दिया जाता था। वही दहेज प्रथा का ओरिजिन था। अब बात है कि हम लोग दहेज प्रथा भी बना कर दिए, वो भी बंद नहीं। 1962 से कानून बना हुआ है, कानून कुछ नहीं कर पाया। 1955 में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर अपनी बेटियों को बराबर संपत्ति में अधिकार दिया। 2005 में फिर को पार्सनर बना दिया। इसी तरह नियम हमने बहुत बदले, परंतु नियमों का कोई लाभ नहीं हुआ। आज भी अधिकतर लड़कियां अगर बाप की जमीन में या संपत्ति में, अचल संपत्ति में हिस्सा मांगती है, तो समाज इसको हे दृष्टि से देखता है। तो दूसरी बात है कि लड़कियों की जो हम ना सुरक्षा कर पाते हैं, लड़की को पढ़ाना, लड़की को रात में कहीं जाने देना, लड़का हो तो हम आराम से जाने देते हैं, लड़की हो तो उसके लिए 100 बंदिशें लगाते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी है। इसमें माँ बाप का दोष नहीं, व्यवस्था है कि लड़की के साथ कुछ हो जाएगा, लड़की के साथ मतलब रेप जैसे अपराध होने के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा
ऐसा है और समाज में भी बहुत असुरक्षित है। बात तो ये तो हमने बहुत की महिला सशक्तिकरण की, फिर हमने ये टेस्ट भी बनाया प्री नेटल जो है, जो आप कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या के विरोध में हमने ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स प्रिवेंशन जो एक्ट बनाया, ये बनाया। अब आप देख रहे हैं इस पे अगर कड़ाई होती है, कड़ाई नहीं भी होती है, तब भी लोग नेपाल तक भाग भाग के करा रहे हैं। इसका मतलब समस्या का समाधान समाज में है, कानून में नहीं है। हमारे कितने समाज सुधारक सामने हैं, कितनों ने कहा कि ये गलत है, नहीं कहा, सब करे बेटा बेटा ही तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा रहा है। इतने पढ़े लिखे लोग, हमारे एक मित्र है वाइस चांसलर है, उनके बेटे की 2 ही लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, बोले हमारा तो वंश यहीं पे खत्म है ना, अब हमारा तो आगे कोई है नहीं, बिकॉज देयर 3 डॉटर्स। तो ऐसी अगर सोच, ये जनाब खुद 10 साल तक वाइस चांसलर रहे हैं, एक बहुत बड़े विचारक है, पुस्तकें लिखते हैं, परंतु ये व्यक्तिगत लेवल पे सोच और मान्यताएं ऐसी ही है। बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि इस तरह से चलती हैं। अब बेटी पैदा हो जाती है तो खुद घर के माँ बाप या सास ससुर आके कहेंगे हाँ चल कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। तो दैट मीन्स कुछ है दृष्टि से देखते हैं, इतने आंदोलन चले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, शुरू में तो रिजल्ट अच्छा था, शुरू में आपने कुछ आंकड़े दिए, इनिशियली स्कीम ने कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाया, परंतु फिर से वो जो सेक्स रेशियो है वो नीचे जा रही है, मतलब वो फिर से वो अनुपात जो है थोड़ा बिगड़ रहा है। तो जब तक हम लोग बेटियों को बराबर मान्यता नहीं देते, बराबर उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते, उनके लिए बराबर संपत्ति में अधिकार नहीं देते, दहेज प्रथा का उन्मूलन नहीं करते, और ये जो बनी हुई बातें, मुझे याद है जब हम लोग भी छोटे थे, घर का काम नहीं सीखते थे या नहीं करते थे, तो ताई जी वगैरह बोलती थी कल को तुम्हारी सास क्या बोलेगी। लड़कों को तो ऐसा नहीं बोला जाता कि कल को तुम्हारी सास क्या बोलेगी, तुम कुछ नहीं निकम्मे हो। तो इस तरह के ताने आज भी बेटियों को दिए जाते हैं, या इस तरह से उनकी बिल्कुल। और तो जिस तरीके से लड़कियों को ये सिखाया जाता है, और अब तो लड़कियों को सशक्त भी किया जा रहा है, लेकिन लड़कियों को सशक्त तो किया जा रहा है, लेकिन लड़कों को ये नहीं सिखाया जा रहा है कि सशक्त लड़कियों के साथ रहना क्यों है। इसलिए हम देख रहे हैं आजकल तलाक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कैसे है, क्यों नहीं, कैसे रहना है, उसके साथ बराबर काम करना है। लड़के तो हाथ हिला के राजी नहीं। आज भी पति लोग सोचते हैं कि उनको वैसे ही उनकी सेवा की जाए जैसे कि पुराने जमाने में जब माँ पत्नी सब घर की स्त्रियां उनके पीछे भागा करती थी। बिल्कुल। और बिल्कुल, और लड़कियों के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है, घर संभालने की भी और काम संभालने की भी। निर्मल जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, महिलाओं का एक बड़ा तबका है जिसको अभी तक ये नहीं पता, खासतौर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कि जब बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है तो उसकी जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है वो पुरुष पर होती है। ये महिलाओं के ऊपर नहीं निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, लेकिन जो दबाव है वो महिलाओं पर ज़्यादा होता है। अगर मान लो बेटी पैदा हो गई तो समाज की तरफ से ताने भी बेटियों को, बहुओं को, महिलाओं को मिलते हैं कि अरे बेटी पैदा हो गई, बेटा पैदा करना। लेकिन महिलाओं का तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं है, तो पूरा पुरुष पर निर्भर करता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो एक ना सन प्रेफरेंस नॉर्म पे टिका हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम ना सोशली और कल्चरली बहुत सेलिब्रेट करते हैं बेटे का होना, जैसे कि कुआं पूजन है, बेटी के टाइम पे नहीं होता है, बेटे के टाइम पर होता है। तो हम सेलिब्रेट करते हैं कि ब्रेड अर्नर आ गया है, वंश का नाम बढ़ाने वाला आ गया है। तो अगर हम सोसाइटी में कुछ ऐसी सेलिब्रेशंस करें कि गर्ल चाइल्ड हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत सक्सेसफुल रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अब हमें उसे एक नई दिशा देने की जरूरत है, जिससे हम उसे नए कंटेम्परेरी जो फैमिलीज बन रही हैं जहां दोनों वर्किंग है, दोनों को चाहिए कि एक स्पेस हो, एक बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो, उसकी तरफ अब हमें रुख करना चाहिए। बिल्कुल वंदना जी, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार बनी हुई है, परप्रीत जी। परप्रीत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से ये अभियान भी चलाया गया जोरों शोरों से, इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बेटी चाहो, क्या ये शब्द भी स्लोगन में जुड़ने की अब जरूरत पड़ने लगी है? यस, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जैसे कि आप हरियाणा की एग्जांपल ले रही हैं, मैं भी दूंगी कि 10 साल हो गए इन्होंने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो फिगर्स डाटाज आ रहे हैं वो अगर ये सक्सेसफुल रहता तो लोगों में बेटियों की रिस्पेक्ट जुड़नी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। जैसे कि मैंने अपना पहले ये उत्तर दिया था आपको कि ये इसमें ये डीप रूट रिलीजियस सोसाइटी के
कॉन्सेप्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट रूलों को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो हमें एटलीस्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, सो दैट कि क्योंकि एक स्ट्रिक्ट रूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें सोशल जो है, यहाँ पे जो लड़कियां जब पैदा होती हैं उनके पैदा होने से जो मतलब जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं उसको लेकर के उनकी टिल वो उनकी शादी होती है, जहाँ आखिर तक गवर्नमेंट को फ्री उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर के उनको फ्री कर देना चाहिए कि अगर औरतें हैं तो जिस तरह से ये बसों के फेयर्स करते हैं, अगर हेल्थ इश्यूज फ्री कर देंगे तो एक पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर बोझ नहीं होगा। सेकंड जो है, इनको इनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये लायबिलिटी पेरेंट्स को नहीं लगनी चाहिए कि अगर बेटी को पढ़ाते हैं तो दूसरे घर में चले जाएगी। बिल्कुल परप्रीत जी, यहाँ पर सरकार को भी चाहिए कि बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाए, यहाँ पर न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन कैसे आए, मानसिकता परिवर्तन के लिहाज से इस अभियान को अब चलाने की जरूरत है, तभी इस तरीके के मसले सुलझेंगे। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और आज इस बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर हमने चर्चा की, जिसमें अब हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी मसले के साथ हरियाणा की पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।